फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नारी अस्मिता महिला सशक्तिकरण से जुड़ा सीधा प्रश्न है, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष राजनीतिक, वैधानिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपने परिवार, राष्ट्र और संस्कृति की पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायत्तता शामिल है। मनुष्य अपने अस्तित्व की पहचान लिंग, जाति, समाज, धर्म, देश आदि के आधार पर करता है। दोस्तों, स्त्री और पुरुष में सिर्फ शारीरिक भिन्नता है, यानी कि उनकी शारीरिक संरचना अलग अलग है। स्त्री हमेशा अपनी आंतरिक व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता के द्वारा जीवन के उच्चतम सोपानों को साध कर अपने अस्तित्व की पहचान बनाती रही है। वैदिक युग के पश्चात शनैः शनैः नारी के अस्तित्व की पहचान खत्म होती चली गई और वह भोग्या के रूप में ही स्वीकृत हो गई। किंतु दोस्तों, स्त्री कोई वस्तु नहीं है, भोग्य नहीं है, वह भी सम्मान की प्रतीक है। उसकी भी अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अस्मिता है क्या? अस्मिता का अर्थ है स्व की पहचान अथवा अपने अस्तित्व की पहचान करना। काल या स्पर्श का कथन है, अस्तित्व कोई विचार नहीं बल्कि अनुभूति का सर्वाधिक ठोस रूप है। इसका रूप सूक्ष्म विचारों की तरह निराकार नहीं होता। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम नारी अस्मिता के इसी बदलते स्वरूप पर चर्चा करेंगे कि नारी का स्वरूप जब से ये समाज बना है तब से किस तरह से बदलता गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नारी का बदलता स्वरूप। आजकल साहित्य और समाज में नारी अस्मिता शब्द प्रमुख मुद्दे के रूप में दिख रहा है। आप जहां तहां देखिए नारी अस्मिता, स्त्री विमर्श, स्त्रीवादी विमर्श, नारी सशक्तिकरण की चर्चा सुनाई पड़ेगी आपको। नारी अस्मिता पर जो ये चर्चा है, यह सिर्फ आधुनिकता की देन मानी जा रही है। अब भारत में भी वैचारिक स्वातंत्र्य, बुद्धिवाद और मानवतावादी विचारधारा पनपने लगी है। व्यक्तिवाद की स्वीकृति और व्यक्ति के सम्मान के कारण नारी अस्मिता की धारणा भी पुरजोर समर्थन पाने लगी है। नारी अस्मिता का बदलता स्वरूप। अब हम जानेंगे कि समय समय पर नारी अस्मिता का स्वरूप कैसे बदलता गया है। नारी अस्मिता के बदलते स्वरूप पर विचार करने के लिए भारतीय परंपरा में नारी की स्थिति पर हमें पहले दृष्टिगत करना होगा, क्योंकि परंपरा एक ऐसी क्रमबद्धता है जो मानव जीवन के अंतः और बाह्य दोनों पक्षों को स्पर्श करती है और उनके बारे में अधिक से अधिक उजागर करती है। भारतीय चिंतन परंपरा में वैदिक काल में नारी मानव सृष्टि की जननी के रूप में हमेशा सम्मानित थी, हमेशा उसको पूजनीय रूप में माना गया तथा साथ ही साथ उसे अनंत शक्ति का स्रोत भी माना गया। उच्च शिक्षा के कारण वैदिक काल की विदुषियों ने ऋग्वेद के कई सूक्तों का साक्षात्कार कर अपनी रचनात्मक क्षमता का परिचय दिया है। जैसे सूर्या, इंद्राणी, वाग्देवी, वैदिक देवी, विश्पला, अपाला, लोपामुद्रा आदि अनेक नारियां हुई जिन्होंने साधना के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त किया। लेकिन जब वैदिक काल निकल गया, उसके पश्चात नारी अस्मिता के स्वरूप में पतन आना प्रारंभ हो गया। जैसे कन्या का जन्म होता था तो उसको उपेक्षित नजरों से देखा जाता था। बाल विवाह, सती प्रथा का जन्म ब्राह्मण काल में ही हो गया। गुण सूत्रों और धर्म सूत्रों में नारी की स्थिति पूर्णतः पुरुष के अधीन हो गई और इस काल तक स्त्री को पदार्थ या वस्तु के रूप में स्वीकृत कर दिया गया और उसकी सारी स्वतंत्रता से उसे वंचित कर दिया गया, उसे उसकी सारी स्वतंत्रता छीन ली गई। फिर मध्यकाल आया। मध्यकाल तक आते आते बौद्ध, जैन तथा इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण नारी के लिए नई नई आचार संहिताएं बनने लगी। उसके पीछे क्या उद्देश्य था? उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि स्त्री पर पुरुष का सिकंजा किसी भी तरह से ढीला ना हो, वो हमेशा मजबूत बना रहे। यहाँ तक कि शंकराचार्य ने तो नारी को नरक का द्वार ही घोषित कर दिया। राजपूतों ने सती प्रथा को जोहर शब्द से अलंकृत कर दिया। उसमें क्या होता था सती प्रथा में कि स्त्री अपनी पति की मृत्यु के बाद सीधा उनके साथ ही उसकी चिता पर ही जिंदा जल जाती थी और फिर स्त्री पुरुषों की वासना का शिकार होने लगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वेश्यावृत्ति की कुप्रवृत्ति ने जन्म लिया।
और वो तेजी से पनपने लगी। कन्या भ्रूण हत्या जैसे षड्यंत्र किए जाने लगे। स्त्रियों का अपहरण, उसे जिंदा जला देना, भीड़ में अपमानित करना, राजा सेठ साहूकारों को स्त्री भेंट में देना जैसे कि वो कोई कीमती वस्तु हो, ये सब बातें उस समय मध्यकाल के युग में आम हो गई थी। फिर जब इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश हुआ तो धर्म के ठेकेदारों ने नारी को पर्दे में कैद कर दिया। साथ ही साथ विधवा विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दक्षिण में कठिन मानसिकता वाले पंडितों ने अपनी वासना पूर्ति के लिए क्या करा, नए नियम गढ़े और फिर एक नई प्रथा का जन्म हुआ जिसे देवदासी प्रथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस काल में नारी को क्या नाम मिले, पत्नी, रखैल या गणिका। फिर मध्यकाल बीता और भारत में अंग्रेजों के साथ साथ आधुनिकता ने भी प्रवेश किया। यह वह समय था जब विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधारवादी आंदोलनों ने भारत में जोर पकड़ा। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज जैसे संगठन नारियों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में उठ खड़े हुए और इनके सुधारवादी प्रयास धीरे धीरे रंग लाने लगे। उसी समय भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का आविर्भाव नारियों में नारी अस्मिता बोध जागृत करने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ। गांधी जी ने नारियों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अपने मजबूत तर्क रखे। फिर उन्होंने बाल विवाह प्रथा, देवदासी प्रथा के विरुद्ध जनमत बनाने के साथ ही नारियों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उससे नारियां आगे बढ़कर उस आंदोलन में भाग लेने लगी और उनमें अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत वे होने लगी। शिक्षा के प्रसार ने उनमें आर्थिक कानूनी बंधनों की जटिलताओं को उखाड़ फेंकने का साहस दिया। स्त्री केवल स्त्री नहीं, एक मानव भी है तथा मानवोचित अधिकारों की अधिकारिणी भी है। यह बात हम सभी लोगों को याद रखनी चाहिए। स्त्री द्वारा स्त्री की यह पहचान एक नए आंदोलन का सूत्रपात भी बनी जिसे नारी मुक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। सन 1927 ईस्वी में मार्गरेट कजिंस के सहयोग से ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मार्गरेट कजिंस, अचला बोस, राजकुमारी अमृत कौर आदि अनेक नारियां उल्लेखनीय नेताओं के रूप में भारत में उभरी। इन्होंने नारी स्त्री जाति के सामने जीने के नए नए आदर्श रखे और उन्हें इन कुप्रथाओं से बाहर निकालने में अपना पूरा सहयोग दिया। साथ ही साथ अब जो आज का समाज है इसमें नारी शिक्षित और स्वावलंबी हो गई है, किंतु उसकी रातों रात प्रसिद्ध हो जाने की बढ़ती महत्वाकांक्षा से वह नारी अस्मिता को नकारती हुई स्वयं को एक वस्तु बना देने के लिए आतुर है। ये भी दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू है। स्त्री चाहती है कि वह रातों रात बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाए, उसके लिए वह कई स्त्रियां, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कई स्त्रियां ऐसा चाहती हैं, उसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को हमेशा अपने आदर्श को सामने रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या फिर आप देख लीजिएगा प्रथम IPS किरण बेदी जैसी नारियों का आदर्श हर महिला को अपने सामने रखना होगा। दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने 15 सालों तक प्रधानमंत्री बनकर देश पर शासन किया है और किरण बेदी ने तिहाड़ जेल की व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन करके दिखाया। आधुनिक युग के साहित्यकारों ने नारी अस्मिता के बदलते स्वरूप को कहीं कविता में वर्णित किया है तो कहीं नाटक के रूप में। नारी को महान बताते हुए प्रेमचंद का कथन है, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। प्रेमचंद के लिए स्त्री ऐसी शोषिता है जो सबका पोषण करती है पर सभी उसका शोषण करते हैं। प्रेमचंद ने समाज में नारी अस्मिता के बदलते स्वरूप का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था। परिणाम स्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो ये संयुक्त परिवार है ये ही नारी के विकास में बड़ी बाधा है। शिक्षा ही उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। आर्थिक परावलंबन के कारण ही नारी का सर्वाधिक शोषण होता है।
प्रेमचंद के बाद के साहित्य में नारी अस्मिता का स्वरूप अलग है और स्वतंत्रता के बाद के कथा साहित्य में नारी अस्मिता का स्वरूप तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप बदला हुआ प्रतीत होता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि नारी अस्मिता की पहचान कवियों के साथ साथ साहित्यकारों ने अपने कथा साहित्य में भी की है। आगे बढ़ती हुई नारी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु जब भटक जाती है तो यही साहित्यकार उसको सही मार्ग दिखाते हैं और अपने साहित्य धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, इतना कह सकते हैं कि नारी अस्मिता या नारी स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं कि नारी समय व समाज के नियमों से ऊपर है। इसका मतलब है कि नारी किसी और के अधीन ना होकर स्व अधीन रहे। समाज में बदलाव के लिए नारी और पुरुष हमेशा साथ साथ चले, तभी इस समाज को हम बेहतर समाज बना पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने जाना नारी अस्मिता का बदलता स्वरूप कि वैदिक काल से आज तक नारी के अस्मिता का स्वरूप किस प्रकार से बदलता गया है। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।